लेकिन उस लड़की की एक विशेषता ये थी कि जहां कहीं भी नागा साधुओं का जमघट लगता, ढूंढने के क्रम में एक पता चला कि वो लड़का शायद नागा साधु बन गया है और वो फिर नागा साधुओं के पीछे पड़ गई। उसे उम्मीद थी कि अगर मैं नागा साधुओं के पीछे जाऊंगी तो कभी न कभी मेरा वो खोया हुआ प्रेम मिल जाएगा। लड़की किसी भी तरीके से वहां भाग तो जाना चाहती थी, लेकिन बाबा ने हाथ पकड़ रखा था, तो जाए कैसे, चिल्ला भी नहीं सकती थी, तो बैठ गए। फिर बाबा धीरे धीरे उसके नजदीक आए। लड़की को लगा कि अब मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नागा साधु एक लौंगोट पहने हुए रहते, वहां पर अलाव जल रहा होता है लकड़ी का। वो ये सोच रही थी कहां से कहां मेरी रील वायरल हो गई और वो अपने को हमेशा छुपा के रखने लगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इंदौर से चलकर एक माला बेचने वाली लड़की प्रयागराज के कुंभ मेले में आती है। कुंभ मेले में वो माला बेचती थी जगह जगह पर, लेकिन उसकी निगाहें किसी न किसी को ढूंढती रहती थी। कई लोग इस चीज को भांप गए थे और वो उससे पूछते थे कि तुम माला तो बेच रही हो, लेकिन तुमको देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी को ढूंढ रही हो। वो लड़की सबसे यही कहती कि नहीं, मैं गरीब घर की बेटी हूं, मैं माला बेचकर अपना जीविकोपार्जन करती हूं, इसी से मेरा घर चलता है। लेकिन उस लड़की की एक विशेषता ये थी कि जहां कहीं भी नागा साधुओं का जमघट लगता तो ये सब कुछ पता लगाती रहती वो लड़की और वहां जाती। कई सारे नागा साधु थे जो उस लड़की को पहचानने भी लगे थे। कई लोगों का यह मानना था कि इसका नागा साधुओं के प्रति जो है विशेष लगाव है, विशेष आस्था है। लेकिन सच ये नहीं था दोस्तों, सच कुछ और था। सच ये था कि उस लड़की को एक लड़के से प्रेम था और एक दिन गुस्से से उसने उस लड़के से कह दिया था कि जा कहीं पर मर जा। और वो लड़का घर छोड़कर भाग गया था और तब से आज तक वो लड़का कहीं नहीं मिला। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। ढूंढने के क्रम में एक पता चला कि वो लड़का शायद नागा साधु बन गया है और वो फिर नागा साधुओं के पीछे पड़ गई। उसे उम्मीद थी कि अगर मैं नागा साधुओं के पीछे जाऊंगी तो कभी न कभी मेरा वो खोया हुआ प्रेम मिल जाएगा, और इसी कारण से वो हर आयोजनों में जाया करती थी। कुंभ में भी वो इसी मकसद के साथ आई थी, साथ में वो माला बेचती थी। उसका मकसद तो था कुछ और, लेकिन यहाँ पर होने को कुछ और होना ही मंजूर था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि सोशल मीडिया के कोई आदमी ने उसकी एक वीडियो बनाई, उसका रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और वो वीडियो रातों रात वायरल हो गई। पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसने उस लड़की की रील न देखी होगी। जो भी लोग आते उसके साथ फोटो खिंचवाने की फिराक में रहते। अब उसका तो उस मेला में रहना दूभर हो गया था। वो जहां भी जाती भीड़ जमा हो जाती। अब वो जिस काम के लिए आई थी वो काम वो कर नहीं पा रही थी, अपने प्रेमी को ढूंढ नहीं पा रही थी। वो बहुत ही परेशान थी अंदर से। वो ये सोच रही थी कहां से कहां मेरी रील वायरल हो गई और वो अपने को हमेशा छुपा के रखने लगी। अपने ऊपर कंबल डाल के रखती जिससे कि कोई उसे ना पहचाने। जब कभी भी थोड़ा भी वो अपना चेहरा दिखा देती तो वहीं पर भीड़ इकट्ठा हो जाती, मीडिया वाले वहीं पर पहुंच जाते। अब उस लड़की के लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। एक दिन 7-8 बजे रात में वो लड़की बहुत परेशान होकर एक जगह पर कंबल ओढ़कर बैठी हुई थी, परेशान थी। तभी उसको पीछे से आकर एक आदमी कंबल को टटोलता है और कहता है कि ए लड़की, वो सामने जो पंडाल में नागा बाबा हैं वो तुमको बुला रहे हैं। लड़की घबरा जाती है, लेकिन नागा साधु की बात को कैसे टाले, कुंभ मेला है ही उन लोगों का। तो वो कंबल डाले ही वहां पहुंच जाती है डरते डरते। वहां पहुंचते ही तो नागा साधु उसको कहते हैं कि तुम बैठ जाओ। नागा साधु एक लौंगोट पहने हुए रहते हैं, वहां पर अलाव जल रहा होता है लकड़ी का, जिसके कारण सर्दी नहीं लगती। वहां पर जितने भी लोग थे उन सब से वो नागा साधु अलग अलग तरीके की बातें कर रहा था। होते होते 2 घंटे बीत गए, सारे लोग जाने लगे तो वो लड़की भी वहां से चलने का सोची। तो नागा साधु ने इशारा किया कि नहीं तुम बैठो, तुमसे कुछ विशेष काम है। लड़की थोड़ा सा घबरा गई क्योंकि उस पंडाल में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सारे चले गए। वहां पर उस नागा साधु के साथ और बस 2-3 नागा साधु ही बचे। जब सारे लोग चले गए तो उस मेन जो नागा साधु था वो अन्य को इशारा देकर कहता है कि तुम लोग चले जाओ। वो जब चला जाता है तो लड़की और ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि बाबा मैं भी जा रही हूँ।
बाबा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुमको नहीं जाना है, तुम बैठो। लड़की किसी भी तरीके से वहां भाग तो जाना चाहती थी, लेकिन बाबा ने हाथ पकड़ रखा था, जाए तो जाए कैसे, चिल्ला भी नहीं सकती थी, तो बैठ गए। फिर बाबा धीरे धीरे उसके नजदीक आए। लड़की और घबरा गई। लड़की ये सोचने लगी कि मैं कहां से कहां यहां आ गई। इससे पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल होकर मैं परेशानी में पड़ गई हूं और मैं आ गई इस बाबा के चक्कर में। लड़की को लगा कि अब मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी उसको सुनाई दिया, नागा बाबा बोला कि बेटी, मैं जानता हूं कि तुम किस परेशानी में हो। मैं जानता हूं कि तुम माला बेचने इस मेला में नहीं आई हो, तुम अपने प्रेमी को ढूंढने आई हो। और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारा प्रेमी कहाँ है और किस प्रकार से तुमसे मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारी क्या कहानी है, पूरी कहानी तुम मुझे शुरू से अंत तक सुनाओ। नागा साधु के मुंह से ये बात सुनकर वो लड़की एकदम अवाक रह जाती है कि मैंने आज तक तो किसी को ये बताया ही नहीं कि मैं किस उद्देश्य से मेला में आई हूं, और ये कैसे जान गए। जरूर इनके पास कोई ना कोई ताकत है, और उसको उम्मीद हो गई कि अगर ये चाहेंगे तो मुझे मेरा खोया हुआ प्रेम मिल जाएगा। तब वो अपने दिल की पूरी बात, अपनी पूरी कहानी शुरू करती है और कहती है कि बाबा, मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। मेरे जो पिताजी एक सरकारी दफ्तर में प्यून थे और उनको सारे लोग प्रेम से सिंह जी कहते थे। उसी दफ्तर में एक नौजवान बड़ा बाबू आता है जिसकी उम्र 25-26 साल थी। नियम के हिसाब से मेरे पिताजी उस बड़ा बाबू को सर सर कहा करते थे, तो वो बड़ा बाबू मेरे पिताजी से बोले कि देखिए सिंह जी, आप मुझे सर मत कहा कीजिए, आप चाहें तो आप मेरे नाम में ही जी लगा दीजिए। और तब से ये बात मेरे पिताजी को बहुत अच्छी लगी। वो जो बड़ा बाबू आए उनका नाम था शोभित। तब से मेरे पिताजी उस बड़ा बाबू को शोभित जी कहने लगे। मेरे पिताजी को उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। ओहदा से तो वो बड़ा बाबू और ये प्यून थे, लेकिन अब धीरे धीरे एक दोस्त बन गए थे। जब भी पिताजी घर पे आते तो शोभित की बहुत बड़ाई किया करते। हमारे ऑफिस में जो नए बड़ा बाबू आए हैं बहुत ही ईमानदार हैं, काम बहुत ही ईमानदारी से करते हैं और स्वभाव इतना मीठा है। मेरे घर में हमेशा शोभित की चर्चा होती रहती थी। एक दिन की बात है कि शोभित जी मेरे पिताजी से कहते हैं कि देखिए सिंह साहब, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। तो मेरे पिताजी कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों? तो शोभित बताता है कि डॉक्टर ने मुझे फैटी लीवर बताया है और यहाँ पे खाना मुझे ठीक नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। या फिर आपको अगर लगता है कि कोई घर जैसा खाना बनाकर कोई कैंटीन देता हो तो मुझे बताइए। कुछ देर सोचने के बाद मेरे पिताजी ने शोभित से कहा, क्यों ना आप मेरे घर का खाना खाइए, मैं अपने लिए लाता हूं, मैं आपके लिए भी लेता आऊंगा। यह सुझाव शोभित को पसंद आ जाती है। उसके बाद जब प्रथम दिन मेरे पिताजी शोभित के लिए घर से खाना लेकर जाते हैं, शोभित खाते हैं तो उसके बाद बड़ाई करते पीछे नहीं हटते। कहते हैं कि सिंह साहब, मैंने खाना तो बहुत खाया लेकिन आज तक ऐसा खाना नहीं खाया। कितना बढ़िया खाना बना है, एकदम देसी स्टाइल में। किसने बनाया? तो मेरे पिताजी बताते हैं कि मेरी बेटी ने बनाया। तब शोभित जी ने कहा कि आपकी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। उसके बाद मेरे घर से प्रत्येक दिन खाना जाने लगा और जब भी खाने की वहां पर शोभित जी बड़ाई करते तो पिताजी घर पर आकर कहते कि वाह, आज का खाना सर को बहुत पसंद आया। ये बात सुन सुनकर मैं शोभित जी के तरफ थोड़ा सा खिंचाव महसूस करने लगी थी। एक दिन की बात है कि मेरे पिताजी को कहीं जाना था तो वो छुट्टी ले लिए, लेकिन मुझे कह के गए कि ऑफिस में सर के पास खाना पहुंचा देना। मैं चली गई पहुंचाने। जब मैं वहां गई और उस आदमी को देखी तो मैं देखती रह गई। पर्सनालिटी इतना बढ़िया कि उसके सामने हीरो फेल हो। जी हजूरी करने वालों की आगे और पीछे कतार लगी हुई है, और फिर भी उसका स्वभाव इतना सौम्य, कह नहीं सकते। जितनी उसकी खातिरदारी हो रही थी उतना में तो किसी को भी घमंड हो जाए, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर एक घमंड की लकीर तक नहीं थी।
और यही देखकर मैं उस आदमी के ऊपर फिदा हो गई। मैं मन ही मन उसको अपना दिल दे दी। मैं खाना लेकर पास पहुंची तो वो एक बार मेरे तरफ देखे और फिर बोले, अच्छा आप सिंह साहब की बेटी हो, आप ही खाना बनाती हो, बहुत अच्छा बनता है, मुझे बहुत पसंद आता है। इस तरीके से जो शोभित जी ने मुझसे बात की, वो बातें मेरे दिल तक उतर गई। मैं वहाँ से तो चली आई, लेकिन उनकी बातें हमेशा मेरे कानों में गूंजती रही। और उसके बाद मैं किसी न किसी बहाने ऑफिस में जाने लगी, छुप छुप के उनको देखने के लिए। वैसे मुझे पता था कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं शोभित जी को मिल पाऊँ, शोभित जी मुझे मिल जाएं या वो मुझसे प्रेम करने लगे। लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर थी। मैं उनको देखे बिना मुझे चैन नहीं आता था, और जिसके कारण मैं किसी न किसी बहाने ऑफिस चली जाती। लेकिन पता नहीं कैसे दिल की बातें दिल तक पहुंच ही जाती है, और मेरे दिल की बातें भी शोभित जी तक पहुंच गए। उनको एहसास हो गया, और एहसास ही नहीं हुआ, देखते देखते उनके मन में भी मेरे लिए प्रेम जग गया। मन ही मन मैं भी उन्हें चाह रही थी, वो भी चाह रहे थे, लेकिन अब तक मेरी एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं हुई थी इस टॉपिक पर। एक दिन मेरा बर्थडे आता है, और उस बर्थडे को मेरे पापा शोभित जी को इनवाइट करते हैं मेरे घर पे। शोभित जी भी मेरे घर पे आते हैं, और मैं पूरा हिम्मत बांध के रखती हूँ कि आज चाहे कुछ भी हो, मैं अपने दिल की बात कह ही दूंगी। बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, केक वेक कटी और सबको खाना खिलाना था। उस समय मेरे कमरे में अकेले शोभित जी रह गए, सारे लोग इधर उधर चले गए। तब मैं ये सोची कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, और हिम्मत करके बोली कि मैं आपसे प्रेम करने लगी। शोभित जी ने भी अपने दिल की बातें कह दी। उन्होंने भी कहा कि मैं भी तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, लेकिन कहने में मुझे भी संकोच हो रहा था। अच्छा हुआ कि तुमने शुरुआत कर दी। और उसके बाद फिर हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, और धीरे धीरे ये प्रेम परवान चढ़ता चला गया। हम दोनों एक दूसरे के प्रेम में बहुत ज़्यादा ही बंध गए। फिर एक दिन हम दोनों प्लान करते हैं कि आज हम लोग पार्क में मिलने चलेंगे। वो हम दोनों का प्रथम मिलन था। शोभित जी ही मुझे बोलते हैं कि फलाने जगह फलाने पार्क में तुम आओ, मैं वहीं पर मिलूंगा। मैं भी चली जाती हूँ। हम दोनों वहाँ मिलने जाते हैं, लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य था कि मेरे घर के बगल के एक अंकल हम दोनों को देख लेते हैं। हम दोनों को तो पता नहीं चलता, लेकिन जब मैं वहाँ से घर पर आती हूँ तो मेरे घर पर बवंडर मचा हुआ था। मेरे जो पिताजी थे मुझे डांटना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं, बता तू कहाँ गई थी। मैं बोली कि मैं कहीं नहीं गई थी, मैं अपने सहेली के घर पर गई थी। फिर पिताजी मुझसे बोलते हैं कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तू पार्क में गई थी। मेरा और शोभित जी का साथ का एक तस्वीर उस बगल वाले अंकल ने मेरे पापा को भेज दी थी। वो तस्वीर मुझे पापा ने दिखाया। अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। पापा इतने गुस्से में थे कि मैं डर के मारे कुछ का कुछ बोल गई, और मेरे मुंह से अपने आप को बचाने के चक्कर में एक गलत बात निकल गई। मैंने पापा से कह दिया कि वो जो आपके शोभित जी हैं वो मुझे ब्लैकमेल करते हैं, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, और मैं वही समझाने पार्क में उनको गई थी। ये बात जब मेरे पापा सुने, वो एकदम गुस्से से लाल हो गया। वैसे भी वो बहुत गुस्से वाले थे, उनसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने तुरंत मेरे सामने ही शोभित जी को कॉल लगाया, और कॉल लगाकर और बहुत ही सख्त लहजे में बात किया, और कहा कि सर मैं आपको क्या समझता था और आप क्या निकले। जिस थाली में खाए उसी में आपने छेद कर दिया। आप तो मुझे अपना दोस्त कहते थे, और आप दोस्त की बेटी पर ही डोरे डालने लगे। आप दोस्त की बेटी के साथ ही बदतमीजी करने लगे। मैंने आप पर भरोसा किया और आपने मुझे धोखा दिया। जिस लड़की ने आपके लिए खाना बनाया, आप उसी की इज्जत को तार तार करने पर लग गए। अगर मेरी बच्ची समझदार नहीं होती तो मेरी बच्ची की इज्जत के साथ तो आप खिलवाड़ कर जाते। मेरे पापा फोन पर इधर से ये बोलते जा रहे थे, और उधर से शोभित जी की कोई आवाज नहीं आ रही थी। पापा 10 मिनट तक कुछ कुछ बोलते रहे, और पापा ने अंत में यह भी कह दिया कि मुझे मेरी बेटी ने सारी बातें बता दी कि आप मेरी बेटी को ब्लैकमेल करना चाहते हो, आप मेरी बेटी को डरा धमका कर उसके साथ कुछ गलत करना चाहते हो। इतना कहकर मेरे पापा ने कॉल कट कर दिया। ये सारी बातें मेरे सामने हो रही थी, और ये सारी बातें जब मैं सुन रही थी तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं सामने जाऊंगी तो मैं सारी सच्चाई बता दूंगी, मैं शोभित को बता दूंगी कि मैं डर गई थी।
और उसको उम्मीद थी कि अगर मैं जब बताऊंगी तो वो मेरी बातों को समझेगा। पापा के वहाँ से जाने के बाद मैं बहुत कोशिश की कॉल लगाने की, लेकिन हर बार मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैं सोची कोई बात नहीं, कल ऑफिस में जाकर ही बताऊंगी। लेकिन कल शोभित जी ऑफिस में आए ही नहीं। मैं परसों गई, परसों भी नहीं आए, और इस तरीके से मैं सप्ताह महीने जाती रही, नहीं आए। और अंत में पता चला कि शोभित जी ने रिजाइन दे दिया है, नौकरी छोड़ दी है। मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और उसके बाद तो मैं बेचैन रहने लगे। मैं इतना बेचैन रहने लगी कि मैं कुछ कह नहीं सकती। मुझे तो पहले भी एहसास हो चुका था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे लगा कि शायद मैं अपने पापा से अपने दिल की बात कह दूं तो शायद मेरा प्रायश्चित हो जाए और मुझे मेरा प्यार मिल जाए। मैंने अपने पापा से अपने दिल की बात कही। तब पापा ने कहा कि पागल, जब ऐसी बातें थी तो तुमने मुझसे सच्चाई क्यों नहीं बताई? वो इतने अच्छे स्वभाव वाले आदमी को मैंने क्या क्या कह दिया, उसके दिल पर क्या बीती होगी, इसकी तुम्हें उम्मीद है? पापा ने भी मुझे बहुत डांटा और मैं अंदर से गलाने से भर गई। प्रेम तो मुझे उससे बेपनाह था ही, लेकिन मेरे पापा का उसने जो कोई उत्तर नहीं दिया था, इससे और प्रेम बढ़ गया था। मैं उसके बिना जी नहीं सकती थी। मैं पागलों की तरह भटकने लगी। मैं हर जगह पता लगाने लगी कि वो कहाँ है, कैसा है। तब मुझे किसी ने बताया कि वो नागा साधु बन गया है, और तब से ही मैं हमेशा पता करती रहती हूँ कि कहाँ पर नागा साधुओं का जमेरा लगेगा, और मैं वहाँ पर जाकर उसको ढूंढने की कोशिश करती हूँ। और इतना कहते कहते वो लड़की रोने लगी। तब नागा साधु लड़की से कहते हैं कि चुप हो जाए बेटी, तुमने जो गलती की थी उसका तुमको प्रायश्चित तुमने कर लिया, उसकी सजा तुमको मिल गई। लेकिन तुम्हारा प्रेम सच्चा है। तुम्हारा जो प्रेमी है इसी कुंभ में है और तुमको आज ही मिलेगा। मैं जानता हूं तुम्हारा प्रेमी कहाँ है। और उस लड़की को वो अपने साथ लेकर चलता है और कहता है कि मेरे साथ लगभग 1000 सन्यासियों नागाओं का झुंड है। वो सारे मेरे शिष्य हैं। उनमें से कई ने सन्यास ले रखा है और कई अभी सन्यास नहीं ले रखा है। वो एक ऐसे पंडाल में जाते हैं जहां पर उनके सारे शिष्य सोए हुए थे, और उसमें से एक जटाधारी आदमी को हिलाते हैं। वो आदमी जब नींद से उठता है, उसको देखते हैं लड़की अवाक रह जाती है। वो जटाजूटधारी कोई और नहीं था, वो जटाजूटधारी उस लड़की का प्रेमी शोभित ही था। शोभित ने जब लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही गलानी का भाव आ गया। तब नागा का जो साधु था उसने शोभित से कहा कि इस लड़की को देखकर तुम्हारे चेहरे पर तो नफरत का भाव आना चाहिए, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर यह गलानी का भाव कैसे आ गया? तब वो शोभित बताता है कि ग्लानि का भाव इसलिए आ गया क्योंकि इसको देखकर मुझे याद आया, मैंने प्यार जैसा अनमोल धरोहर एक ऐसे लड़की के ऊपर उड़ेल दिया जिसको प्रेम की कोई समझ ही नहीं। ये बात सुनकर लड़की ने चेहरा छुपा लिया। नागा साधु ने पूछा कि तुम चेहरा क्यों छुपाई हो? लड़की ने कहा कि ये मेरी सजा है। तो नागा साधु ने कहा प्रेम में सजा नहीं होती, समर्पण होती है। फिर शोभित कहता है कि मैंने तो प्रेम में पूरा समर्पण किया था, लेकिन इसने क्या किया? इसने तो धोखा किया मेरे साथ। हम दोनों तो एक दूसरे की मर्जी से मिले थे पार्क में, लेकिन इसने अपने पापा से बताया कि मैं इसको ब्लैकमेल कर रहा हूँ। ये धोखा नहीं तो और क्या है? मैंने तो इससे बेइंतहा मोहब्बत की थी, लेकिन इसने क्या किया? इसने तो धोखा दिया। मैं तो इससे सच्चा प्रेम करता था, लेकिन ये तो मुझसे झूठा प्रेम करते थे। तब नागा साधु शोभित से कहते हैं कि तुम सच्चा प्रेम करते थे? कैसे सच्चा प्रेमी हो तुम? लड़की ने अगर अपने पापा से कह दिया वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो तुम्हें इतना भरोसा हो गया कि लड़की ने कहा होगा? तुमने लड़की के मुंह से तो ये नहीं सुना, ये तो लड़की का बाप ने तुमको बताया था। और क्या अगर सच्चा प्रेमी था तो तुमने क्या इसके मन की बात जानने की कोशिश की? ये तो इसके शब्द थे ना, लेकिन प्रेम तो शब्द प्रधान नहीं होता है, वो तो भाव प्रधान होता है। तुम इसके शब्द से आहत हो गए, लेकिन इसके भाव को तो तुमने नहीं पहचाना ना। इसके भाव को तो जाहिर करने का एक मौका देते तुम। तब शोभित बोला कि ये मुझसे प्रेम नहीं की, ये मेरे पैसे से, मेरे नौकरी से प्रेम की थी। तब वो नागा साधु शोभित से कहता है
कि मैंने मान लिया कि ये तुम्हारे नौकरी और पैसे से प्रेम की, तो उस समय तो ये सब कुछ था तुम्हारे पास, लेकिन आज तो तुम्हारे पास न नौकरी है न पैसा है, फिर भी ये तुम्हें पागलों की तरह क्यों पिछले 1 साल से ढूंढ रही है। जब तुमने नौकरी छोड़ दिया था तो इसको तो पता था कि तुमने रिजाइन दे दिया, इसको ये भी पता था कि तुम नागा साधु बन गए, इसको पता था कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, फिर भी ये क्यों तुमको ढूंढती रही। हर वैसे जगहों पर गई जहां इसको लगता था कि तुम मिल जाओगे। एक जवान लड़की किसी के पीछे इस तरीके से भागती है, वो भी तब जब तुम्हारे पास न पैसा हो न कोई नौकरी हो, तो वो प्यार नहीं है, वो झूठा प्यार है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि इससे एक गलती हो गई, तो क्या प्रेम में माफी का कोई जगह नहीं होता। फिर अंतिम में नागा साधु एक बात कहते हैं कि तुम दुनिया का दुख देख के सन्यास की तरफ भागे हो, जाओ पहले दुनिया का सुख देखो, और उसके बाद जब सुख से मन उपराम हो जाए तब आना, तब यहाँ भी तुम्हारे लिए मंगल होगा। नहीं तो तुम दुनिया से भगोरे बनकर आओगे, तो फिर यहाँ का कष्ट देखकर तुम यहाँ से भी भगोरे बन जाओगे। नागा साधु के उपदेश के बाद वो लड़का उस लड़की के साथ खुशी खुशी वहाँ से चल देता है और फिर एक नए जीवन की शुरुआत करता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना नाम अवश्य लिखें। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।